सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे सभ्यता वाला टॉपिक जो कि जीके से संबंधित है, और सभ्यता वाला जो टॉपिक है राजस्थान सभ्यता से संबंधित है, और ये हमारे सभी एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेगा। चाहे आप रीट की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या अन्य किसी भर्ती परीक्षा, पटवार वगैरह की तैयारी कर रहे हो, सभी जगह हमारा राजस्थान सभ्यता से संबंधित ये टॉपिक लगता है। इससे पहले हमने कल पढ़ ली थी कालीबंगा सभ्यता। अगर आप वो चैप्टर देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे आहड़ सभ्यता की। तो देखिए मित्रों, इससे पहले हमने पढ़ा था कालीबंगा सभ्यता के बारे में। जैसे कि कालीबंगा सभ्यता का समय हमने माना था 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आज हम बात करें आहड़ सभ्यता की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है। आहड़ सभ्यता आपके उदयपुर में स्थित है। ठीक है, इसका अगर समय की बात की जाए तो आहड़ सभ्यता का जो समय माना गया है वो आपके है 4000 वर्ष पूर्व। यानी कि इस सभ्यता का विकास कब हुआ? 4000 वर्ष पूर्व की यह सभ्यता मानी जाती है। बात कर ले, इससे पहले हमने आहड़ सभ्यता की अगर बात करें तो ये ग्रामीण संस्कृति वाली सभ्यता थी, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था कालीबंगा सभ्यता, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन से देखेंगे तो हमको याद करने में आसानी रहेगी। आहड़ सभ्यता ग्रामीण संस्कृति थी, और कालीबंगा जो सभ्यता थी वो हमने पढ़ लिया था कि वो नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे बात वही बताई जाएगी आपको जैसा कि हमारा रहता है कि पढ़ेंगे वही जो काम का है, बाकी हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो मित्रों, यहाँ से बिल्कुल 100% क्वेश्चंस बनने वाले। आप ये नोट्स पैटर्न पे हमारी क्लास रहेगी, आप आराम से नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी हम क्लासेस डाल देंगे, नोट्स डाल देंगे। बात करते हैं आहड़ सभ्यता की। ग्रामीण संस्कृति थी। सेकंड बात हम करेंगे कि जो ये आहड़ सभ्यता थी वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो आहड़ सभ्यता आयड़ आहड़ नदी या बनास नदी, यानी कि बनास नदी की सहायक थी आहड़ नदी, तो इससे हम बनास संस्कृति भी कहते हैं, और ये पर्टिकुलर आहड़ नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। अगर हम बात करें कालीबंगा सभ्यता की, तो कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? आपके सरस्वती नदी या ध्वजवती नदी के किनारे, जो कि हनुमानगढ़ नगर में बहती है। बात करते हैं कि ये कौन सी कालीन सभ्यता थी, तो ये आपके ताम्रयुगीन सभ्यता थी। कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता थी। हमने याद भी किया था कि कैसे कालीबंगा और कैसे कांस्य युगीन सभ्यता, जबकि आहड़ सभ्यता आपके ताम्रयुगीन सभ्यता थी। बात करते हैं मुख्य उद्योगों की कि आहड़ सभ्यता में मुख्य उद्योग कौन सा था। तो यहाँ का मुख्य जो प्रमुख उद्योग था वो तांबा गलाने का उद्योग था। यहाँ से हमें तांबा गलाने की भट्टियां भी प्राप्त हुई है। ठीक है, जिन और उन तांबे से क्या किया जाता था, यहाँ पे उपकरण औजार भी बनाए जाते थे। यानी कि आहड़वासी जो थे वो उपकरण बनाने में, औजार बनाने में भी माहिर थे। बात करते हैं, इसको बनास संस्कृति कहते हैं, जो हमने पहले देख लिया था, क्योंकि ये बनास संस्कृति की सहायक नदी थी। यहाँ का जो आसपास की जितनी हमें सभ्यताएं प्राप्त हुई है और अन्य सभ्यताएं, वो सभी बनास संस्कृति का हिस्सा मानी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी। ठीक है, तो ऐसे आहड़, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास। थोड़ी सी हम ट्रिक लगाए तो उसके माध्यम से हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं, और तुलनात्मक अध्ययन के साथ हम याद करेंगे। आहड़ के साथ साथ कालीबंगा की खोज किसने की थी? आपके अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1952 में। आहड़ सभ्यता की खोज आपकी की अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब की है? 1953 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्खननकर्ता की कि यहाँ का उत्खनन किसने किया, खुदाई किसने करवाई। तो यहाँ की खुदाई करवाने का प्रमुख कार्य जो आपकी किया था आरसी अग्रवाल। इनका शॉर्ट नाम भी हमको देखने को मिलता है आरसी अग्रवाल, और पूरा नाम इनका था आपके रतन चंद्र अग्रवाल और एचडी सांकलिया। साथ ही साथ वीआर मिश्रा, उनका भी यहाँ पर बहुत सहयोग रहा उत्खनन करने में। ठीक है, बात करते हैं आहड़ के उपनामों की। यहाँ से भी क्वेश्चंस, बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं। ये क्वेश्चंस तो अभी पिछले एग्जाम, ये भी आपके सांख्यिकी का, संगणक का, किसका एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया है। दिखने में हमको छोटा लगता है, नॉर्मल क्वेश्चन लगता है, जब एग्जाम में आता है तो अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आ से आहड़, आ से आघाटपुर, या इसको ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से भारी ताम्रवती नगरी भी इसको कहा जाता है। साथ ही साथ इसको आघाटपुर कहा जाता है, और इसी को धूलकोट भी कहा जाता है। धूलकोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक टीले पे प्राप्त हुई सभ्यता थी, एक ऊंचे टीले पे प्राप्त हुई थी, इसलिए इसको धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी थी। आहड़ वासियों की मुख्य खाद्यान्न फसलें आपकी थी गेहूं, चावल और ज्वार। अब देखिए, ये जो दो चीजें हमको मिली है यहाँ से, गोरे और कोट, इनको कोट या कोठे भी कहा जाता है या काठे भी कहा जाता है, और इस पूरी सभ्यता को गोरे और काठे की सभ्यता भी कहा जाता है। तो मित्रों, गोरे और काठे क्या थे? ये काले व लाल रंग के बड़े मृद भांड थे,
और इनमें क्या किया जाता, अनाज भंडारण हेतु पात्र, यानी कि इनमें उस समय आहड़वासी जो थे बड़े बड़े गोरे और काट, यानी कि बड़े बड़े, जिस प्रकार आज हमारे घरों में हमारे वर्तमान में लोहे की बड़ी बड़ी टंकियां होती है जिनमें हम अनाज को सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो गोरे और काटे बड़े बड़े मिट्टी के पात्र बनाए जाते थे, उनमें अपने अनाज को सुरक्षित रखा करते थे। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। बात आगे करते हैं इंपॉर्टेंट की 8 बार यहाँ पे मानव वस्तुओं के उजड़ने व बसने के प्रमाण भी हमको प्राप्त हुए हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन चुका है मित्रों, दोबारा बन सकता है, इसलिए ध्यान देंगे कि आहड़ में 8 बार मानव वस्तुओं के बसने और उजड़ने के भी संकेत हमें प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं कि यहाँ से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आप यकीन मानिए यहाँ की हर एक लाइन में जो लिखा हुआ है वहाँ से हर एक शब्द में आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए यहाँ से भी क्या क्या प्राप्त हुए, एक बनासियन भूल जिसको वृषभ की मृण मूर्ति यानी एक मिट्टी का बैल की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। इसके बाद एक यूनानी देवता अपोलो की मूर्ति भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके पश्चात 6 चूल्हे, एक ही स्थान पर 6 चूल्हे हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आहड़ वासियों में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। इसके पश्चात रंगाई छपाई के ठप्पे और बिना हत्थे के जलपात्र भी हमको प्राप्त हुए हैं। 6 यूनानी ताम्र मुद्राएं और कुछ मोहरें भी हमको प्राप्त हुई है। इस बात से हमें ये पता चलता है कि आहड़ वासियों का विदेशों से भी व्यापार संबंध रहा है, यानी कि अगर राजस्थान की बात करें तो उस समय में भी राजस्थान का विदेशों से व्यापार संबंध रहे हैं। बात करते हैं कि 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें संयुक्त परिवार प्रथा के बारे में पता चलता है। तो आज हमारी थी यह आहड़ सभ्यता। तो मित्रों नोट्स बनाएं, पढ़ते रहें, मजे में रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है मित्रों, निरंतर पढ़ाई करते रहना है। जैसा कि मैं बार बार आपको कहती हूँ विवेकानंद जी के शब्दों में, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। तो मित्रों आपको आलस को त्याग देना है और दृढ़ता के साथ, बिल्कुल नियमितता के साथ आपको अपनी पढ़ाई में जुट जाना है। जो बच्चे, जो विद्यार्थी इस शांति काल का यानी कि वैकेंसी से पहले का जो समय है हमारे पास है 2-4 महीने का, जो बच्चे इस समय का जो अच्छे से सदुपयोग करेंगे वही बच्चे आपको आगे मेरिट में ले जाने में आपकी मदद करेंगे। इसलिए आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, इधर उधर अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। तो मित्रों आज मैं इतने बताऊंगी, कल हम इसके आगे की क्लास देखेंगे। तो पढ़ते रहे सरिता दीदी की क्लासेस और कमेंट भी करते रहे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सरिता दीदी का हौसला बढ़ाते रहे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सरिता दीदी की क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो धन्यवाद मित्रों।